ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो नेहरू का विरोधी था, लेकिन उनकी बेटी इंदिरा का चाणक्य, जिसे एक याचिका ने विधायक बना दिया और फिर एक याचिका ने उसके मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता था कि मेरे रिश्ते मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक रहे। अगर मुझे संजय गांधी की तावेदारी करनी पड़े तो राजनीति से संन्यास लेना ज्यादा उचित होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 12 साल का राजनीतिक वनवास खत्म कर द्वारका प्रसाद मिश्र कांग्रेस में वापसी करते हैं और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म कहां हुई थी, अभी तो शुरुआत हुई थी। कहते हैं सत्ता की रोशनी से तेज उसकी परछाइयां होती हैं। आज हम उसी परछाई में छिपे मोड़ खोलेंगे, तो तैयार हो जाइए उस सफर के अगले अध्याय के लिए। नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानी के 11वें एपिसोड में आज बात मुख्यमंत्री रहे द्वारका प्रसाद मिश्र की। जब डीपी मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लोगों की निगाहें सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी टिक गई थीं। कहते हैं वही वक्त था जब उनके बड़े बेटे ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल के पास चल रही अपनी मशहूर दवा दुकान जानकी फार्मेसी को एक झटके में बंद कर दिया। मायाराम सुरजन अपनी किताब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के में लिखते हैं कि दुकान इतनी चलती थी कि उसे बंद करना किसी तिजोरी पर ताला जड़ने जैसा था। लेकिन उन्होंने इसको इसलिए बंद कर दिया ताकि कोई उंगली उठाकर यह कह ना सके कि हमीदिया अस्पताल की सप्लाई जानकी फार्मेसी से जाती है। इतना ही नहीं, डीपी मिश्र के मुख्यमंत्री बनते ही सनौधा की दुर्गावती बोर्ड इंडस्ट्री भी बंद कर दी गई। डीपी मिश्र कहते थे कि राजनीति करने वाले लोगों को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए और राजनीति में शीर्ष पर बैठे लोगों को कभी व्यापारियों को राजनीति में नहीं आने देना चाहिए। 11 जनवरी 1966 की ठंड भरी सुबह 5:30 बजे डीपी मिश्र अपने कमरे में थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। फोन के दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी। इंदिरा भारी आवाज में बोली, शास्त्री जी इज डेड, तुरंत दिल्ली आइए। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। मोरारजी भी मैदान में थे, पर बहुमत की हवा इंदिरा की तरफ बह रही थी। वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बन गई। 1967 की चुनाव आए, इंदिरा फिर जीत गईं, मगर पार्टी के भीतर उनकी पकड़ ढीली होने लगी। इस बीच कामराज निजलिंगप्पा की जोड़ी मोरारजी के पीछे खड़ी थी। इंदिरा ने अपनी नई टीम बनानी शुरू की। कश्मीर कनेक्शन वाला प्रशासनिक ब्रिगेड, डीपी धर, पीएन अक्सर और राजनीति में भरोसे के लिए डीपी मिश्र। और शुरू हुआ खेल। पीवी पर्स का मामला हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारना। इंदिरा ने डीपी धर और डीपी मिश्र के साथ मिलकर पूरा ओल्ड गार्ड किनारे कर दिया। लेकिन राजनीति कोई पानी की धारा तो है नहीं जो एक जैसी चलती चली जाए। 1972 आते आते संजय गांधी युग शुरू हुआ और यहीं से इंदिरा और डीपी मिश्र की राहें जुदा हो गईं। डीपी मिश्र अपनी किताब द पोस्ट नेहरू एरा पॉलिटिकल मेमोयर्स में लिखते हैं, मेरे संबंध मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक रहे। मैं संजय गांधी तक गिरकर कैसे आ जाता, दिल्ली की धमा चौकड़ी का प्रिंस मेरा नेता कैसे हो सकता था, और मैंने इंदिरा गांधी को नमस्ते कह दिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब डीपी मिश्र तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या हुआ? अरे इतना मुतमईन होकर जो आप ये कथा सुने जा रहे हैं, सवाल तो करिए कि आखिर डीपी मिश्र का हुआ क्या। खैर, लौटते हैं डीपी पुराण पर। जब दिल्ली की राजनीति में उठापटक चल रही थी, उसी दौरान भोपाल में डीपी मिश्र का कद और किरदार दोनों बदल रहे थे। राजनीति में जो ना हो वह थोड़ा है। कई बार छोटी सी घटना इतनी बड़ी बन जाती है कि राजनीति की दिशा ही बदल देती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में 1966 की राजनीति में हुआ।
अगर द्वारका प्रसाद मिश्र ने पचमढ़ी में राजमाता विजया राजे सिंधिया को अपमानित ना किया होता तो शायद सम्मिलित सरकार नहीं बनती। अपने अपमान का बदला लेने के लिए बल से लेकर धन तक जो भी जरूरी था वह सब उपलब्ध कराई राजमाता सिंधिया ने। जब वे द्वारका प्रसाद मिश्र के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थीं, उन दिनों वे करेरा से विधायक थीं और मुख्यमंत्री के बंगले के ठीक सामने एक नवाबकालीन महल में अस्थायी तौर पर रहा करती थीं। उन दिनों मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र श्यामला हिल्स पर किराए के मकान निशांत मंजिल में रहते थे। राजमाता ने जिस स्थान पर अपना स्थायी निवास बनाया वहां आज का जहानुमा पैलेस होटल है। जहानुमा और निशांत मंजिल आमने सामने हैं। 1967 में लगभग 15% विधायकों ने दल बदल किया। इसके बदले में उन्हें मुहमांगी रकम दी गई। ये सारी खींचतान चल ही रही थी कि तभी विधानसभा के अध्यक्ष ने विधायकों की बैठक बुलाई। अचानक 36 विधायक जो कांग्रेस की बेंच पर बैठे थे सभी उठकर विपक्ष की बेंच पर जाकर बैठ गए। इस दिन के बारे में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस दिन एक अजीबोगरीब दृश्य था। विधानसभा के गर्भगृह में जैसे रस्साकसी होती है लगभग उसी तरह का दृश्य। हम लोग जुए में हारे हुए पांडवों के समान द्रौपदी को नग्न होते देख रहे थे और दिल थाम कर सिर झुकाए बैठे थे। शुक्ल ने लिखा, उस समय विपक्ष के लोगों में से गोविंद नारायण सिंह ने खड़े होकर स्पीकर से कहा कि हम लोग जो कांग्रेस से दल बदल करके इस तरफ आए हैं हमारी जान को खतरा है। हम पर दबाव और प्रभाव डाला जाएगा। इसके बाद हुए मतदान में कांग्रेस की सरकार पराजित हुई और इस पराजय के तत्काल बाद द्वारका प्रसाद मिश्र सीधे विधानसभा से राजभवन गए। उन्होंने त्याग पत्र दिया और वहीं मध्यावधि चुनाव की मांग की। राज्यपाल ने त्याग पत्र मंजूर कर लिया और नई सरकार बनने तक काम करते रहने को कहा। जैसा कि तय था, इस दल की नेता विजया राजे सिंधिया चुनी गईं और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बने। इस तरह गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और वे विधायक जो कांग्रेस से नाराज होकर गए थे उनमें से ज्यादातर को मंत्री पद दिया गया। गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने लेकिन उनकी सरकार 19 महीने में ही गिर गई। इन 1.5 सालों में पूरा समय आपसी कलह और दल बदल करने वालों के संबंध में तरह तरह की अफवाहों में बीता। कई बार तो यह अफवाह फैलाई गई कि गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1959 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। इस दौरान जो दल बदलू मंत्रिमंडल में नहीं लिए जा सके उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते सीधा कहें तो अनैतिक रास्ता अपनाया गया। मगर सही बात तो यह थी कि मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह और विजया राजे सिंधिया के हाथों शासन की बागडोर सिमट कर रह गई थी। हालांकि सम्मिलित सरकार पर लगे आरोप और खींचतान से तंग आकर गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस पर वापस चले गए और सरकार गिर गई। फिर साल आया 1966। अर्जुन सिंह की अध्यक्षता वाली युवक कांग्रेस का पचमढ़ी में सम्मेलन हुआ। मंच पर थे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र और पहली पंक्ति में बैठी थीं ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया। बीपी मिश्र ने भाषण के दौरान कहा, ये राजे राजवाड़े कभी कांग्रेस के नहीं हो सकते। लोकतंत्र में जबरन शामिल हुए हैं लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम इन्हें निष्क्रिय कर देंगे। इतना सुनते ही सबकी निगाहें राजमाता की ओर घूम गईं। एक पल में राजनीति ने उन्हें मजाक का केंद्र बना दिया। राजमाता अपमानित हुई। बाद में जब राजमाता ने मिश्र से सफाई मांगी तो उन्होंने बात को टाल दिया। 6 ही महीनों बाद ग्वालियर में छात्र आंदोलन हुआ। 2 छात्रों की मौत हुई। राजमाता छात्रों के साथ खड़ी रहीं। मिश्र आंदोलन को बलपूर्वक दबाने के पक्ष में थे। दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई। राजमाता चाहती थी कि मध्य भारत की हर सीट के उम्मीदवार का चुनाव वो खुद करें। मिश्र को लगता था लोकतंत्र अब राजा राजवाड़ों के अहंकार से बड़ा है। मिश्र ने 2 टूक कह दिया, टिकट कांग्रेस संगठन देगा, कोई महारानी नहीं।
इस बात से वो उखड़ गईं और सिंधिया खानदान ने बगावत का बिगुल बजा दिया। ग्वालियर के इर्द गिर्द पोस्टर चिपकने लगे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया का आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार। राजमाता बेटे माधवराव के साथ जी जान से प्रचार में जुट गईं, मगर उस वक्त डीपी मिश्र का सितारा बुलंदियों पर था। 1967 के उस दौर में संविध सरकारों की आंधी चल रही थी। कांग्रेस का किला उत्तर भारत में उखड़ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में डीपी मिश्र की पकड़ मजबूत थी। विधानसभा में 167 सीटें, फिर उपचुनावों, नगर पालिकाओं में भी वही जलवा। राजमाता समझ गईं, ये जंग अकेले नहीं जीती जाएगी। उनका जन क्रांति दल और जनसंघ का साथ भी डीपी मिश्र के साम्राज्य को हिलाने को काफी नहीं था। फिर उन्होंने पुरानी मगर तीर निशाने वाली युक्ति निकाली। बैरी के घर भेदी तलाशो। भेदी राजनीति में आसानी से मिल ही जाते हैं, सो आसानी से गोविंद नारायण के रूप में मिल भी गया। डीपी के मंत्री वृज के साथी मगर अंदर ही अंदर खफा। राजमाता ने दांव लगाया, उधर रहकर क्या पाओगे, इधर आ जाओ, मुख्यमंत्री बनोगे। बस इतना सुनना था कि गोविंद नारायण सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ टूटकर दूसरी तरफ जा बैठे और शुरू हुआ दांव प्रतिदांव, दोस्ती दुश्मनी, भरोसा धोखा। कहानी आगे बढ़ी और दिलचस्प हुई। कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करने के लिए गुलाबी चना व्यापारियों को पहले से बंद निर्यात की स्पेशल छूट दे दी। डील हुई कि प्रति बोरी 10 रुपए पार्टी फंड में देंगे, मगर गड़बड़ तब हुई जब वसूली करने वाले अधिकारियों ने हद कर दी। खाद्य मंत्री गौतम शर्मा के घर में ही वसूली का ऑफिस खोल डाला। फिर क्या, खबर प्रेस में लीक हो गई, देश भर में हो गया छीछा लेदर। गोविंद नारायण सिंह को मिल गया मौका। 19 जुलाई 1967 को गोविंद नारायण 36 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट पर वोटिंग हुई तो गोविंद सिंह विपक्षी पाले में बैठ गए और डीपी मिश्र की सरकार गिर गई। डीपी मिश्र को लगा राजभवन में कांग्रेसी हैं, इस्तीफा दूंगा तो विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन दिल्ली, वहां कांग्रेस संगठन अपने ही घर इंदिरा के झगड़े में उलझा था, कोई मदद नहीं आई। विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, राजमाता का बदला पूरा हुआ और डीपी राज खत्म हो गया। गोविंद नारायण सिंह राजमाता का हुक्म बजाते हुए 1.5 साल सीएम रहे। जब दम घुटने लगा तो चुपचाप लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये थी उस जमाने की सियासत जहां चना भी गुलाबी था, घोटाला भी और कुर्सी भी रंग बदलती गिरगिट की तरह। 1959 में राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली। संविध सरकार बिखर चुकी थी। गोविंद नारायण सिंह वापस अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए थे। एक वक्त को लगा द्वारका प्रसाद मिश्र दोबारा मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। शपथ की तैयारियों की खबरें तक उड़ने लगीं। तभी जबलपुर हाई कोर्ट का एक फैसला आया और पूरी बाजी पलट दी। कमल नारायण शर्मा की दायर पुरानी चुनाव याचिका, कसडोल का उपचुनाव और आरोप ये कि डीपी मिश्र ने चुनाव में तय सीमा से 249 रुपए 72 पैसे ज्यादा खर्च कर दिए। कोर्ट ने कहा अनियमितता साबित हुई है और मिश्र 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। नैतिकता का सवाल सामने था तो डीपी मिश्र पीछे हट गए और आगे बढ़े श्यामा चरण शुक्ल। हाँ, वही रविशंकर शुक्ल के बेटे जिनसे डीपी मिश्र का याराना था। सो उन्होंने श्यामा चरण के लिए रास्ता साफ कर दिया। मायाराम सुरजन की किताब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को पढ़ने से साफ होता है कि 1967 में डीपी मिश्र को सीएम की कुर्सी से हटाने के पीछे कहीं ना कहीं श्यामा चरण ही थे। रही याचिका वाली बात तो उसके पीछे भी श्यामा चरण शुक्ल थी, क्योंकि कसडोल चुनाव में वही उनके इलेक्शन एजेंट थे और कमल नारायण के हाथ में याचिका थमाने के पीछे भी वही थे। अपात्र हो चुके डीपी मिश्र ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी ओर से अपने भरोसेमंद भोले भाले साथी पंडित कुंजी लाल दुबे का नाम आगे बढ़ाया। दुबे जी को उम्मीद थी कि मिश्र दिल्ली से लौटकर उनका साथ देंगे, मगर ट्रेन लेट थी और राजनीति तेज। विधायकों की हवा श्यामा चरण शुक्ल के पक्ष में थी। दुबे जी के प्रचार में कोई सामने नहीं आया। दिन ढलते ढलते हालात साफ हो गए। मौका, वक्त और माहौल तीनों श्यामा चरण शुक्ल के साथ थे
और फिर जिस कुर्सी को 249 रुपए के फर्क ने हिलाया था, वही कुर्सी आखिरकार श्यामाचरण शुक्ल के नाम हो गई। और यूं एक लंबे सफर के आखिर में डीपी मिश्र फिर उसी सूबे में लौटे जहां कभी उनकी कलम, उनका कलाम और उनका कद सबका सिक्का चलता था। संजय इंदिरा गांधी एक के बाद एक दौर बदलते गए और राजनीति की आंधी में कभी ताकतवर रहे मिश्र अब उम्र और वक्त के ढलान पर थे। बीमारी आई, अस्पताल का बिल आया, मात्र 15,000 रुपए सरकार ने भुगतान किया तो अखबारों में शोर मच गया और शोर से चोट खाकर उन्होंने वह लफ्ज कहे, पैसे मेरे पेंशन से काट लो। यह आखिरी बार था जब उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाई। कुछ ही महीनों बाद 5 मई 1988 दिल्ली की हवा में उनका आखिरी सांस घुल गया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत, किसी और मुख्यमंत्री की कहानी लेकर। शुक्रिया।